तो हेलो दोस्तों। आज हम आए हैं नया चैप्टर लेके। तो अभी तक मैं क्या कर रहा था कि बी फार्म के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चल रहे थे कि फर्स्ट सेमेस्टर में जो पहले ख़त्म करेंगे, उसके बाद सेकंड सेमेस्टर में, इसके बाद थर्ड, इस तरह से हम करने वाले थे। लेकिन अभी आरआरबी का एक नया नोटिफिकेशन आया है। तो इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास टाइम नहीं है। तो इसीलिए मैंने जो है अब वो बी फार्म वाला सिलेबस हटा दिया। अब मैं सिर्फ और सिर्फ फोकस्ड रहेगा मेरा आरआरबी के ऊपर। ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने बहुत सारे जो चैप्टर्स हैं, मतलब सारे चैप्टर्स को मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मार्क्स या प्रायोरिटी में अरेंज कर दिया है। यानी कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसको मैं पहले पढ़ाऊंगा, उसके बाद उससे कम, इस तरह से हम चलेंगे, ताकि अगर लास्ट में कुछ चैप्टर छूट भी जाते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उसमें से क्वेश्चंस ना आए। ठीक है ना। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है और जो सबसे जिसमें से ज़्यादा मार्क्स आते हैं, हम पहले उसे कवर करेंगे। ठीक है ना। तो अब हम बी फार्म के सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। ठीक है ना। तो अब जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है वो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, फार्माकोलॉजी का एएनएस या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है ना। देखिए, हम छोड़ेंगे अब कुछ भी नहीं, करेंगे तो हम पूरा ही। ठीक है ना। लेकिन हम करेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो पहले। ठीक है ना। और जो सबसे लीस्ट इम्पोर्टेंट है उसको सबसे आखिरी में करेंगे। है ना। तो आज हम शुरू करने वाले हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से। ठीक है। तो यहाँ पर हम बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे। तो अगर कोई बच्चा जो बिल्कुल फर्स्ट ईयर में भी है और उसको बिल्कुल भी नहीं पता, फिर भी हम उसको भी ये चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है ना। तो देखिए, तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है केमिकल मीडिएटर्स एंड द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब यहाँ पे ओवरव्यू, इसको हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। अब हम जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ेंगे। तो अब हिस्टोरिकल एस्पेक्ट इसमें से भी क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है ना। तो हम सीधा यहाँ से शुरू करते हैं। अब देखिए, हाँ, ये देखिए, तो हम सीधा शुरू करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से। ठीक है ना। तो देखो, द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फॉर ए लॉन्ग टाइम ऑक्यूपाइड सेंटर स्टेज इन द फार्माकोलॉजी ऑफ केमिकल ट्रांसमिशन। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो बहुत लंबे समय से उसने फार्माकोलॉजी में सेंटर स्टेज ऑक्यूपाई किया हुआ है। ठीक है ना। जो केमिकल फार्माकोलॉजी ऑफ केमिकल ट्रांसमिशन में उसने सेंटर स्टेज ऑक्यूपाई किया। यानी कि जितने जो केमिकल ट्रांसमिशन होते हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है क्या चीज़। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा इसका बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। है ना। तो देखो, द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन एनाटॉमिकल डिविजन्स: सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक एंड एंटेरिक नर्वस सिस्टम। अब देखो, हमने पिछली बार का जो एग्जाम हुआ आरआरबी का, देखा कि कितना टफ आया था। ठीक है ना। उल्टे सीधे क्वेश्चन जो हमने कभी पढ़े भी नहीं होंगे। ठीक है। तो अब हम वो गलती नहीं करेंगे। हम बिल्कुल वो चीज़ें भी पढ़ेंगे जो किसी और ने नहीं पढ़ी होंगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर अब नॉर्मली बच्चों को पता होता है कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक होता है, लेकिन ये एंटेरिक नर्वस सिस्टम ये कहाँ से आ गया। ठीक है ना। तो ये भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है। तो यानी कि तीन मेन एनाटॉमिकल डिविजन्स में हमने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को डिवाइड किया हुआ है: सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक एंड एंटेरिक नर्वस सिस्टम। द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम्स प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन सीएनएस एंड पेरिफेरल ऑर्गन्स। है ना। ये जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, इनका क्या काम होता है, ये जो है सीएनएस और पेरिफेरल ऑर्गन्स, यानी कि हमारा जो सीएनएस है और जो बाकी बचे हुए और पेरिफेरल ऑर्गन्स हैं, उनके बीच में एक लिंक प्रोवाइड करता है। कौन लिंक प्रोवाइड करता है? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। द एंटेरिक नर्वस सिस्टम कंप्राइजेज द इंट्रिंसिक नर्व प्लेक्सेस of the gastrointestinal tract, which are closely interconnected with the sympathetic and parasympathetic systems. ठीक है ना। तो
जो एंटेरिक नर्वस सिस्टम है उसमें क्या आते हैं, कंप्राइजेज द इंट्रिंसिक नर्व प्लेक्सस ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के जो नर्व प्लेक्सस हैं, यानी कि इंट्रिंसिक नर्व प्लेक्सस हैं, वो जो है एंटेरिक नर्वस सिस्टम में आते हैं। और ये कहाँ पर होते हैं, ये जो है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को आपस में कनेक्ट करते हैं, मतलब कि ये इसके साथ कनेक्टेड होते हैं। कौन से, इंट्रिंसिक नर्व प्लेक्सस, ठीक है ना। तो समझ लेना कि एंटेरिक नर्वस सिस्टम में क्या आता है, इंट्रिंसिक नर्व प्लेक्सस गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट का, जो कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक से अच्छे से इंटरकनेक्टेड है। The autonomic nervous system conveys all the outputs from the CNS to the rest of the body, ठीक है ना। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, जो CNS से जो आउटपुट निकलता है उसको बाकी सारे बॉडी पार्ट्स में भेजता है, एक्सेप्ट फॉर द मोटर इनर्वेशन ऑफ स्केलेटल मसल, सिर्फ जो स्केलेटल मसल का मोटर इनर्वेशन है उसको छोड़ के, है ना। द एंटेरिक नर्वस सिस्टम हैज सफिशिएंट इंटीग्रेटिव कैपेबिलिटी टू अलाउ इट टू फंक्शन इंडिपेंडेंटली ऑफ द CNS, ठीक है ना। तो जो एंटेरिक नर्वस सिस्टम है उसमें ये कैपेबिलिटी होती है कि वो CNS से इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं, यानी कि उसको अपना काम करने के लिए CNS पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। बट द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम्स आर एजेंट्स ऑफ द CNS एंड कैन नॉट फंक्शन विदाउट इट, है ना। लेकिन जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो CNS के एजेंट्स हैं और वो बिना CNS के काम नहीं कर सकते हैं। द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज लार्जली आउटसाइड द इन्फ्लुएंस ऑफ वॉलंटरी कंट्रोल, ठीक है। तो जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसका ज़्यादातर भाग जो है हम वॉलंटरी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत एक दो जो है भाग जो हम कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते अपनी इच्छा अनुसार। द मेन प्रोसेस दैट इट रेगुलेट्स टू अ ग्रेटर और लेसर एक्सटेंट आर, है ना। अब ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये कौन कौन सी चीज़ें, मेन चीज़ें जो है वो कंट्रोल करता है, वो है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ वैस्कुलर एंड विसरल स्मूथ मसल, है ना। ये क्या क्या कंट्रोल करता है, वैस्कुलर और विसरल स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को कंट्रोल करता है। ऑल एक्सोक्राइन एंड सर्टेन एंडोक्राइन सिक्रीशन, है ना, जितने भी एक्सोक्राइन है और कुछ एंडोक्राइन सिक्रीशंस को भी ये रेगुलेट करता है। हार्ट बीट, ध्यान रखना, हार्ट बीट को भी ये रेगुलेट करता है, ठीक है ना, हार्ट बीट को भी ये कंट्रोल करता है, ठीक है ना। देखो अब सिर्फ ये 100% नहीं होता है ना, बहुत सारी चीज़ें मिलके कंट्रोल करती हैं, लेकिन जो है उनमें से एक पार्ट जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का भी जो है हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। उसके बाद एनर्जी मेटाबॉलिज्म, पर्टिकुलरली इन लीवर एंड स्केलेटल मसल, ठीक है ना। और ये हमारे एनर्जी मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करता है, ज़्यादा जो कि ज़्यादातर लीवर और जो स्केलेटल मसल में जो एनर्जी मेटाबॉलिज्म है उसको ये कंट्रोल करता है। ए डिग्री ऑफ ऑटोनॉमिक कंट्रोल ऑल्सो अफेक्ट्स मेनी अदर सिस्टम्स। कुछ ऑटोनॉमिक कंट्रोल का जो कुछ हिस्सा जो है वो बहुत दूसरे ऑर्गन्स को भी कंट्रोल करता है, जैसे कि किडनी को, इम्यून सिस्टम को और सोमैटोसेंसरी सिस्टम को भी ये सब कंट्रोल करता है। द ऑटोनॉमिक इफरेंट पाथवे कंसिस्ट ऑफ टू न्यूरॉन्स अरेंज्ड इन सीरीज, whereas the somatic motor system, a single motor neuron connect the CNS to the skeletal muscle fiber। अब देखो ये जो ऑटोनॉमिक इफरेंट पाथवे है इसमें दो न्यूरॉन्स जो है सीरीज में अरेंज होते हैं, लेकिन जो सोमैटिक मोटर सिस्टम है उसमें एक सिंगल मोटर न्यूरॉन होता है जो कि CNS को स्केलेटल मसल फाइबर से कनेक्ट करता है। द टू न्यूरॉन्स इन द ऑटोनॉमिक पाथवे आर नोन, ठीक है ना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो जो दो न्यूरॉन्स है, समझो हमने क्या देखा कि ऑटोनॉमिक इफरेंट पाथवे जो है उसमें दो न्यूरॉन्स होते हैं जो कि सीरीज में अरेंज होते हैं, ठीक है ना। अगर डायग्राम होगा तो मैं देख लेता हूँ, नहीं डायग्राम तो नहीं है।
डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, हम समझ लेते हैं। देखो, तो जो दो न्यूरॉन्स हैं ऑटोनॉमिक पाथवे का, ठीक है ना, इफरेंट पाथवे का जो दो न्यूरॉन्स है वो सीरीज में अरेंज होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो दो न्यूरॉन्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक, है ना। यानी कि जो पहले होगा उसको हम प्री गैंग्लियोनिक बोलेंगे और जो बाद में होगा उसको हम पोस्ट गैंग्लियोनिक बोलेंगे। इन द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम द इंटरवेनिंग साइनाप्सेज लाई इन द ऑटोनॉमिक गैंग्लिया। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ठीक है, जो तो उसका जो इंटरवेनिंग साइनाप्सिस है वो किस में आता है, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया में, विच आर आउटसाइड द सीएनएस, और ये जो है सीएनएस के बाहर होता है, एंड कंटेन द नर्व एंडिंग्स ऑफ प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स एंड द सेल बॉडीज ऑफ पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स। In the parasympathetic pathway, the postganglionic cells are mainly found in the target organs, discrete parasympathetic ganglia. Example, the ciliary region being found only in the head and neck. है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम इससे आगे से शुरू करेंगे।